सो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्शन रिएक्शन पेयर। मैं फिर से लास्ट क्लास का नोट्स दिखा दे रहा हूँ क्या पढ़ाया था। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन लॉ। There we discussed two different kinds of laws, two different kinds of forces which act at the same time but on different objects. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो फोर्स इनिशियली अप्लाई कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स, है कि नहीं। और वही सेम ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट से फोर्स रिसीव करे एज ए रिएक्शन ऑफ इट्स ओन imparted force, then we call it as reaction force. Okay, so लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड होके होता है बट उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। सो वी डिस्कस टू सिनेरियोस, थ्री सिनेरियोस, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, टुडे वी विल वी आल्सो सॉ द वर्किंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। याद है? हाँ बाकियों को याद है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब फोर्स तो सेम रह जाता है ना, मतलब एक का मास अगर ज्यादा होगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जस्ट टू मेक दिस टू क्वांटिटीज f1 and f2 equal. Okay, so that this is what we got. If mass 1 is greater than mass 2, then acceleration produced in object 1 is less than acceleration produced in body 2. ठीक है, जिसका मास कम होगा उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो लेट अस कंटिन्यू द सेम स्टडी। आज हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इसका। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स इज फायरिंग ए गन। देखा है ना कभी, जब बंदूक फायर करते कैसा होता है, द पर्सन शूटिंग द गन, या फिर द पर्सन गन नहीं, एग्जैक्टली राइफल का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, होता है ना लंबा वाला जो। सो एक राइफल जब चला जाता है क्या होता है, उसको तुम्हारा वो जो शोल्डर होता है, शोल्डर के ऊपर रख के चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब तुम्हारा जो शोल्डर में जो बोन होता है उसके ऊपर रख के चलाया जाता है ताकि चलाने के बाद वो जब पीछे आए, ठीक है, वो पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, इसको बोला जाता है रिकॉइल ऑफ ए गन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बेस्ड ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो इसी चीज को इसका हम सम्स भी करेंगे। सो रिकॉइल ऑफ ए गन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखो, बुलेट को कैसे, जब तुम ट्रिगर दबाते हो बुलेट क्या करता है, बुलेट को फुल फोर्स से एक प्रेशर के साथ राइफल या फिर गन से बाहर निकाला जाता है कि नहीं, इट इज पुश्ड आउटवर्ड्स विद अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्योंकि बुलेट का साइज भी छोटा होता है, तो सिंस वी हैव सीन दैट अगर मास छोटा होगा, so that large amount of force will be able to create a very large amount of acceleration in the bullet, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ तो बुलेट का मास तो बहुत ही कम होता है। सो इफ द बुलेट इज हिट विद अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, जो कि असल में होता है, सो क्या होता है, बुलेट बहुत दूर तक जाएगा और बहुत स्पीड से जाएगा। क्यों? बिकॉज उसके बॉडी में एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, सपोज दिस इज पुश्ड विथ, रुको इसको मैं एनोटेट तो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे सो सी दिस डायग्राम। अभी इस डायग्राम में
एक इंटरेस्टिंग सा चीज क्या है यहाँ पे देखो, सपोज दिस इस बुलेट के ऊपर ये जो हैमर है, यहाँ पे एक हैमर टाइप का चीज रहता है, तो वो क्या करता है जब ट्रिगर को दबाते हो ये क्या करता है बहुत स्पीड से बुलेट को हिट करता है, ठीक है, एंड द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सोचो इस गन से बुलेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, सोचो एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, F1। सिमिलरली बुलेट को जब धक्का मारोगे बुलेट की तरफ से भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स गन की तरफ भी, मतलब द बुलेट विल ऑल्सो इम्पार्ट एन इक्वल फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स इम्पार्ट करेगा। किसको इम्पार्ट करेगा? ऑन द राइफल या फिर ऑन द गन, समझ में? सो हम लोग बोल सकते हैं जिस फोर्स से के साथ बुलेट को फायर किया गया था उसी फोर्स के साथ द गन विल ऑल्सो मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बुलेट जाएगा इस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बुलेट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गन, है कि नहीं? समझ में आता है? समझ में आया? हाँ बाकियों को समझ में आ रहा Yes, है? sir. सो बुलेट Yes, sir. तो छोटा होता है, बुलेट छोटा होने से क्या हो रहा है, तुम्हारा ये बुलेट इजीली बहुत दूर तक चला जाता है, उसको एक फ्री पैसेज मिल जाता है, तो थ्रू दैट इट इज डायरेक्टेड इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक है। बट ये गन कहाँ पे रहता है? गन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द बुलेट, गन का मास ज्यादा है, मानते हो कि नहीं? तो अगर गन का मास ज्यादा है इसका मतलब क्या? सपोज दिस द मास ऑफ गन इज m2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज मास ऑफ गन एंड मास ऑफ बुलेट। सो F1 क्या होगा? F1 होगा मास ऑफ बुलेट, मतलब F1 is the force with which the bullet was hit. So mass of bullet into mass of into acceleration in the bullet, है कि नहीं? और F2 क्या होगा? F2 will be the so this is the force with which the bullet was hit, or we can say fired. Okay, so this is nothing but the action force, बोल सकते हैं इसको action force। ये कौन एक्शन फोर्स इम्पार्ट कर रहा है? गन बुलेट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और F2 क्या होगा? F2 will be mass of gun into acceleration in the gun, ठीक है। so this is what this is what reaction force, with which the gun moves backward, है कि नहीं? तो इसलिए क्या किया जाता है? नाउ वी कैन से दैट सिंस m of gun is much greater than mass of bullet, है कि नहीं? इसको much greater than बोला जाता है। So we can also say therefore acceleration in the gun will be much less than acceleration in the bullet, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, so that is why बुलेट जितना स्पीड से मूव कर रहा है उतना स्पीड से गन मूव नहीं करेगा। उतना स्पीड से अगर गन मूव करता क्या होता? तुमको उड़ा के लेके जाता। जो पर्सन जो आदमी बंदूक मार रहा है तो गोली मार रहा है उसको लेके बंदूक पीछे की तरफ लेके चला जाता है, है कि नहीं?
तो बुलेट बहुत दूर तक जाता है। क्यों? उसके उसमें बुलेट में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है और गन का मास ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई इट एक्सपीरियंसेस लेस अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन। और एक रीजन क्या है, वो हम लोग उसको पकड़ के रखते हैं कि नहीं, सो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। समझ में? उसको और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज फ्रॉम आवर हैंड, सो दैट इज व्हाई कैनॉट गो बैकवर्ड्स। ठीक है, बट थोड़ा सा जर्क मिलता है। एक मतलब जब वो देखा है ना तुम लोगों ने, जब बंदूक मारते क्या होता है, थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है ना, थोड़ा सा। देखा है कभी सिनेमा विनेमा में? देखा है मूवीज में, रियल लाइफ में? किसी ने राइफल चलाया है? एक्चुअल राइफल, वो मेला वाला राइफल नहीं, एक्चुअल राइफल यस चला सर, है? सर मेला वाला। नहीं नहीं, मेला वाला नहीं, एक्चुअल राइफल चला है, मैंने चला है, इसलिए मैं हाँ बोलता हूँ। सर। कभी चलाया है? हाँ सर, मैं चलाया। कहाँ पे चलाया है? ब्रह्मपुत्र जंगल रिसोर्ट। वो वो राइफल नहीं है, वो एयर राइफल है। राइफल में एक्चुअल गोली होता है। तो मैंने चला है ऑलमोस्ट 30 राउंड। सो आई कैन टेल यू दैट अच्छा सा रिकॉइल मिलता है। रिकॉइल क्यों मिलता है? बुलेट का साइज बहुत छोटा होता है। बुलेट का साइज इतना छोटा होता है कि जितना फोर्स से तुम उसको हिट करते हो, पूरा फोर्स एक्सेलरेशन बढ़ाने में काम में आ जाता है। ठीक है, मास में इतना उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड गन का वेट बहुत ज्यादा होता है, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है। सो दैट इज वाई थोड़ा सा जर्क मिलता है, तो थोड़ा सा मूव करता है बैक साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस साइड में गोली जा रहा है उस ऑपोजिट साइड में वो क्या करेगा? रिकॉइल करेगा। उसको क्या बोला जाता है? रिकॉइल। रिकॉइल इज नथिंग बट द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ए गन और a rifle after the after the bullet has been fired. समझ में आया? So forward force से क्या कर रहा है? Forward force is the action force in this direction that is used to accelerate the bullet, and the force in the backward direction that is received as a reaction force from the bullet up due to the hitting of the bullet. Due to that gun थोड़ा सा पीछे जाता है. That is why it is suggested that you keep the rifle this end of the rifle. इस एंड को क्या किया जाता है? इस एंड को कंधे पर रखा जाता है। ठीक है, ऑन द शोल्डर्स, शोल्डर पे रख के मारा जाता है। समझ में आया? क्योंकि अगर शोल्डर पे रख के नहीं मारोगे सो यू माइट गेट हर्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ तो इसलिए तो रिकॉइल का इफेक्ट ज्यादा नहीं, बिकॉज नॉर्मली अगर दोनों हाथ से पकड़ के करो ना, तुम्हारा हाथ पीछे जा सकता है। सो टू गिव इट मोर स्टेबिलिटी, ताकि वो गन ज्यादा मूवमेंट ना हो गन में, इसलिए उसको दोनों हाथों से भी पकड़ा जाता है और कंधे पर जो शोल्डर बोन होता है उसके ऊपर भी रख के चलाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ ए गन। समझ में आया? रिकॉइल ऑफ ए गन। हाँ सर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग बोलते हैं अरे बुलेट इतना स्पीड से मूव कर रहा है, गन क्यों इतना स्पीड से नहीं मूव करेगा? बिकॉज देखो फोर्स सेम है, दिस एंड दिस आर सेम, ये और ये फोर्स सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? दिस टू वैल्यूज आर डिफरेंट। सो मल्टीप्लाई है ना, 5 इंटू 3 है यहाँ पे, इसको ऑटोमेटिकली 3 इंटू 5 होना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर ये 5 इंटू 3 है सो इसको 3 इंटू 5 होना पड़ेगा ना, टू मेक दिस वैल्यू 15। यस और नो? है कि नहीं? हाँ हाँ, तो इसलिए मास अगर एक में ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और जिसमें मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो ये था एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है? ये हम लोग इसका सम्स भी करेंगे इस चैप्टर में। सो रेस्ट एश्योर्ड दैट इट विल बी क्लियर बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ये चीज। और जब सम्स करने बैठोगे तब और ज्यादा समझ में आए। ओके, सो और एक एग्जांपल है, कभी दिगुले पुगरे में गए हो?
हाँ सर। बोटिंग किया है, बोटिंग, नॉट ओनली स्पेसिफिक टू Yes, टिकली sir. पुकुरी, यस सर। बोटिंग किया है ना। अच्छा, हाँ बोट से जब लैंड में उतरते हो, मतलब पूरा बोटिंग वोटिंग हो गया, उसके बाद जब वापस लैंड में आना है फ्रॉम द वाटर, एक पैर हम लोग क्या करते हैं, लैंड में रखते हैं कि नहीं, एंड इट इज काइंड ऑफ एंड इट इज काइंड ऑफ लाइक ए जंप। क्यों जंप? जब हम लोग एक पैर लैंड, वहां पे लैंड पे रखते हैं और दूसरा पैर आगे की तरफ मूव करते हैं, वी एक्चुअली पुश द बोट बैकवर्ड्स, है कि नहीं? देखा है कि नहीं ये चीज? देखा है? हाँ सर, देखा है। मतलब देखा है, मतलब बहुत लोग सब ने ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस भी किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग जो फॉरवर्ड मूव कर पा रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज वी आर पुशिंग द बोट बैकवर्ड्स एंड द बोट इज एक्चुअली अप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स टू अस। उसको जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, वी वर एबल टू मूव एंड पुट आवर फीट ऑन द ग्राउंड। अगर वो नहीं होता तो नहीं कर पाते, ठीक है। सो जो जो जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया ये चीज, इन लोग को बोल दो कि यहाँ पे गैप इनिशियली कम होता है, बोट यहाँ पे होता है, मेरा जहाँ पे पॉइंटर, कर्सर का पॉइंटर है, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ, वहां पे होता है, ठीक है। सो इस पोजीशन से बोट क्या इस पोजीशन में चला आता है, एंड इन दैट प्रोसेस यू मूव फॉरवर्ड, यू आर एबल टू प्लेस वॉक ऑन द लैंड, ठीक है। मतलब दोनों पैर लैंड पे आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग बट द एक्शन फोर्स एंड दिस इज द रिएक्शन फोर्स। समझ में आया? एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब हम लोग का पैर क्या कर रहा है, बोट को पुश कर रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ धकेल रहा है। सो दैट फोर्स इज द एक्शन फोर्स एंड द बोट आल्सो imparts an equal and opposite force in this direction, and due to this force that is exerted on our body by the boat, रिएक्शन फोर्स के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड के ऊपर आ सकते हैं। समझ में आया? हाँ तो ये यस सर। सो आफ्टर सीइंग ऑल दिस एग्जांपल्स, हम लोगों ने क्या क्या एग्जांपल देखा था? पहला एग्जांपल देखा था तो फुटबॉल में किक मारते हैं, वो एक एग्जांपल था। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस का एग्जांपल था। उसके बाद तुम्हारा वॉकिंग का एग्जांपल था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिकॉइल ऑफ ए गन देखा। उसके बाद तुम्हारा जो बोट बोट से लैंड में आने का जो प्रोसेस है उसमें देखा। तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस थिंग्स, हैव यू अंडरस्टूड द एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स? दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, ठीक है, एट द सेम मोमेंट। समझ में आ रहा है? हाँ ऐसा नहीं कि हाँ पहला फोर्स आ गया उसके बाद 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद दूसरा फोर्स आएगा, ऐसा नहीं है। जब एट दैट वेरी इंस्टेंट जहां पे तुम्हारा एक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी मोमेंट में तुम्हारा रिएक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल सेकंड ऑफ डिले। एकदम कॉन्करेंटली बोल सकते हो, दोनों कॉन्करेंटली काम करता है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड दे आर इम्पार्टेंट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नॉट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। जो एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स गिरेगा, ठीक है, और जिसके ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा। समझ में आया? सबको समझ में आया अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस? एनीवन हैविंग डाउट? हाँ सर। नहीं नो सर। it's a very conceptual topic, but it's quite easy to understand, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे there are two children, so they are standing on a cart, मतलब जो होता है ना, जो नीचे में wheels लगा रहता है, just like a roller skate, so they are standing on surfaces which have wheels under them,
ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को मतलब किसी एक को एक हेवी एक बैग फुल ऑफ सैंड दिया गया है, ठीक है, सो गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम हैवी अदर हैवी, तो मैं कोई भारी वाला चीज देने के लिए बोला है। अभी क्या बोला है, अगर यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करने बोला है यहाँ पे, ठीक है, सो अभी बोला है एक कार्ड से एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को क्या करेगा, वो भारी ऑब्जेक्ट अगर फेंक देगा तब क्या होगा, द कार्ड द वन हु इज थ्रोइंग द कार्ड विल मूव बैकवर्ड्स, होगा कि नहीं बोलो। अगर ये लड़का लड़की को अगर बैग थ्रो कर रहा है, भारी वाला बैग अगर थ्रो कर रहा है, तो ये क्या, ये कार्ड कहाँ किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा बोलो, ईस्ट की तरफ जाएगा कि वेस्ट की तरफ जाएगा। सरस्वती, वेस्ट की तरफ जाएगा। रीजन क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है? on what basis? इसका रीजन है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि जब एक्शन फोर्स होगा तभी रिएक्शन फोर्स सेम मोमेंट में काम करेगा। सो ये इसको जब थ्रो किया जा रहा है, थ्रो मतलब क्या, यू आर पुशिंग दिस बैग ऑफ हैवी बैग, है कि नहीं। अगर इस बैग को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रहा है, सो दिस बैग विल इम्पार्ट ए व्हाट, रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉय, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पीछे की तरफ धकेला जाएगा, उसके ऊपर पीछे की तरफ वो फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज व्हाई दिस कार्ट विल मूव इन द वेस्ट डायरेक्शन। समझ में आया सबको? क्यों रिएक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन में जाएगा? कहाँ सेम डायरेक्शन में, अरे ये लड़का इस लड़की को दे रहा है ना, सो द बैग इज थ्रोन इन द ईस्ट डायरेक्शन, है कि नहीं, तो रिएक्शन फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आया? हाँ। वेस्ट कहाँ होगा, एक एक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, एक्शन फोर्स कहाँ पे हो रहा है, अभी मुझे बताओ एक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है। एक्शन फोर्स डायरेक्शन हो रहा है, ये लड़का यहाँ पे थ्रो कर रहा है ना, सो द बैग इज थ्रोन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सो दिस इज द फोर्स व्हिच इज द बैग इज थ्रोन एंड द बैग विल आल्सो apply an opposite force on the boy and that is why the cart will move, this cart will move in this direction। समझ में आया? किस डायरेक्शन में मूव करेगा, दिस इज द कार्ट मूवमेंट का डायरेक्शन। समझ में आया? सोचिए कार्ट 2 है और एक कार्ट 1 है, सो दिस इज कार्ट 1, कार्ट 2 का मूवमेंट का डायरेक्शन। समझ में आया? Now coming to the second part, after the girl receives the bag, heavy bag, जब कैच कर रही होगी बैग को तब क्या होगा, बैग का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, सो ऑटोमेटिकली द गर्ल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं, क्यों, दिस इज द डायरेक्ट फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द बैग ऑन द गर्ल, है कि नहीं। समझ में आया? मैं अभी इस वाला पार्ट को छोड़ दो। आफ्टर द बैग हैज लैंडेड ऑन हर हैंड्स, व्हाट विल हैपन, दिस कार्ड विल मूव इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं, ठीक है, सो दिस इज द कार्ड 1 डायरेक्शन मूवमेंट। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे क्या रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, बट रिएक्शन फोर्स इसको the girl will be pushing the bag in this direction, but instead of doing that she will try to hold the bag, ठीक है,
बट इफ शी होल्ड्स द बैग, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर उतना अप्लाई नहीं हो पाएगा, सेम अमाउंट है, बट ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, इसका फुल फोर्स यहाँ पे, ये इसका मूवमेंट में स्पीड ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। सो आफ्टर द बैग हैज बीन लैंडेड ऑन हर पाम, ऑन हर हैंड, व्हाट विल हैपन, this girl along with the cart on which she is standing will move in the east direction, समझ में आ रहा है। और बैग अगर उसके हाथ में है तो बैग भी उसके साथ मूव करेगा, समझ में आया। कार्ट 1 में रिएक्शन फोर्स होगा होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि और जो कार्ट 2 जो कार्ट टू तो चला गया है उस ईस्ट की डायरेक्शन। तरह जा रहा है। कहाँ, कार्ट टू वेस्ट में जा रहा है, सॉरी कार्ट टू ईस्ट में जा रहा है, सॉरी डायरेक्शन डबल रहा है। तो ये कार्ट टू का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सो ईस्ट की तरफ जा रहा है और ये क्या करेगा, ये वेस्ट की तरफ जाएगा, है कि नहीं। सो दिस कार्ट विल मूव इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड सिंस द गर्ल विल नॉट लीव द, अगर वो गर्ल भी क्या करता है, बैक को अगर धक्का दे देता है, मतलब होता है ना वॉलीबॉल में जैसा होता है, ऐसे आता है बॉल, हम लोग क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर देते हैं, अगर ऐसा होता तब इसका स्पीड और भी ज्यादा होता, बट सिंस द गर्ल इज नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फोर्स, तो उस फोर्स के कारण ये वाला फोर्स भी घट जाए, ठीक है। बट सपोज इफ द गर्ल वुड हैव पुश द बैक while it was coming towards her, so what would it happen, the girl would have moved with higher speed, क्यों, उसके ऊपर में और ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, समझ में आया। हाँ तो यही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। दैट मीन्स आफ्टर द बैग हैज बीन हैंडेड ओवर टू हर, द कार्ट्स विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कार्ट 1 विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, कार्ट 2 द ईस्ट, समझ में आया। इज इट क्लियर एवरीवन, थोड़ा सा तो आइडिया हुआ। हाँ सर। हाँ सो नाउ, सो यहाँ पे बोला है कि place two children on one cart, the second law of motion can be seen, क्यों, second law of motion में क्या देखा था, mass into acceleration ना। so you are actually what doing, what you are actually transferring a mass, तो ओवरऑल अगर मास बढ़ जाता है और तुम फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। सो दैट इज वाई सेम फोर्स होगा बट एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, है कि नहीं। ये थोड़ा धीमे स्पीड से चलेगा, ये थोड़ा ज्यादा स्पीड से चलेगा। सो the difference in the speeds is due to the mass, है कि नहीं। यहाँ से पहला वाला से क्या हुआ, पहला वाला से मास घट गया, पहला वाला अरेंजमेंट से क्या हुआ, मास घट गया था। सपोज बोथ ऑफ देम आर ऑफ द सेम मास, इनका वेट सेम है, तो पहला केस में क्या हुआ, मास घट गया, तो मास घटने से क्या होगा, जो फोर्स से उसको बैग ने पैर को पुश किया था, बैग भी उसी फोर्स से इसको पुश किया, बट उसमें स्पीड ज्यादा था, तो वी कैन से दिस स्पीड विल बी हायर, या फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, समझ में। सो कार्ट 2 विल मूव विथ मोर स्पीड, है कि नहीं। बट कार्ट 2 में क्या हो रहा है, कार्ट 2 में अभी बैग और लड़की का वेट दोनों ही अप्लाई हो रहा है कि नहीं। सो दैट इज वाई द मास विल इंक्रीज और द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी अप्लाइड, सो वी कैन से दैट द कार्ट 1 will move with lesser speed, part 1 will move with less acceleration, less speed भी बोल सकते हैं, समझ में, more acceleration, क्यों, यहाँ पे मास घट जा रहा है, यहाँ पे मास बढ़ जा रहा है, समझ में आया। इज इट क्लियर नाउ। यस तो डिस्पाइट हैविंग द सेम फोर्सेस, सोचो इस लड़के ने बैक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया था, सोचो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया था। सो बैग ने भी क्या किया, बैग ने भी इस लड़के के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स से अप्लाई किया, और बैग ने इस लड़के के ऊपर भी 10 न्यूटन फोर्स से अप्लाई किया एज ए रिएक्शन फोर्स, दिस वाज द एक्शन फोर्स। सो इन प्रोसेस व्हाट हुआ, यहाँ पे इसका मास बढ़ गया, आफ्टर द गर्ल
caught the bag, what happened? The mass which was over this cart, so that increased, and that is why the acceleration decreased. Although it is the same force, the speed has decreased. Why? The mass has increased. समझ में आया? So although the accelerations are different, the forces will remain the same due to action reaction pair, and thereby we were able to see different, they are both the cards moving with different velocities. समझ में आया? एक फास्ट मूव कर रहा है, एक स्लो मूव कर रहा है एज कंपेयर टू द अदर वन. सो इसका रीजन क्या है? द रीजन इज द मास. ठीक है. सो तो इस बैग का मास है एम बी, दिस इज एम कैपिटल बी एंड दिस इज एम कैपिटल जी. ठीक है. सो अभी एम, इसका मास क्या हो जाएगा आफ्टर शी कॉट? दिस विल बिकम एम जी प्लस एम बी, है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो. Yes, sir. शाश्वती समझ में आ रहा है? हाँ. सो अल्टीमेटली देखो, इस चैप्टर में जो पढ़ा रहा हूँ, ऑल थिंग्स आर, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर अल्टीमेटली कमिंग डाउन टू दिस पॉइंट. मतलब अगर फोर्स सेम है, मास अलग है, तो उन लोगों में अलग अलग एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा. सो दिस इज एक्चुअली कंफर्म बाय व्हाट वी कॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन, मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है. मतलब जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर कलाइड करता है, कलिजन होता है, मतलब जो कांटेक्ट होता है, तो ड्यू टू दैट कांटेक्ट एक फोर्स एक्सर्ट होता है, एक बॉडी से और दूसरे बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट होता है, तब क्या होता है? तब तुम्हारा मोमेंटम कैसे सेम है? बिकॉज अगर मोमेंटम सेम नहीं होगा, द फोर्सेस वोंट बी एबल टू रिमेन सेम. क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को कहाँ से मिला था? फोर्स का फॉर्मूला मिला था फ्रॉम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. याद है ना? Force equals to mass into acceleration, and what is that mass into acceleration? Mass into acceleration means mv minus mu, that is final momentum minus initial momentum divided by time. समझ में आ रहा है? हाँ. So Yes, sir. किसी को कोई डाउट अभी तक? सचमुच बोलो, चैप्टर अगर पढ़ा है, कोई डाउट है पूछो, पूछ सकते हो. काबिक, एनी डाउट्स? No, sir. चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चैप्टर 8 एंड 9 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 9. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अभी वो देखेंगे कि फोर्स जो बोला है मैंने, तो फोर्स सेम रहता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम रहता है. कैसे सेम रहता है? देखा है ना हम लोगों ने, डायरेक्शन अलग होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है. सो हाउ डज दैट मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम? सो दैट इज कंफर्म बाय व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसको द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपल भाषा में अगर बोलने जाओ, द momentum of a body before collision and after collision remains the same. ठीक है. सो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको देखो, हम अभी लिखूंगा नहीं, बट लेट अस सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2 mb. सो ma एंड mb, यहाँ पे ma एंड mb यूज किया है. सो सपोज देयर आर टू बॉल्स, ए मेटेलिक बॉल्स है, सोचो. सो एक का साइज क्या है? सपोज दे आर ऑफ डिफरेंट साइज. ठीक है. एक साइज है और दूसरा बॉल थोड़ा छोटा है. समझ में? सो सपोज दिस इज एम ए, इसका मास कितना है? एम ए, एंड दिस इज एम बी. समझ में? इज इट क्लियर? सो दिस इज बॉल 1, दिस इज बॉल 2.
या फिर बॉल ए भी लिख सकता हूँ, बॉल बी। समझ में? इज दिस सेटअप क्लियर? अभी देखो, सो वी आर कंसिडरिंग दैट दिस टू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो ये मूव कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है? सपोज दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी ए, ठीक है, दिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वी बी, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ बॉल बी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली सोचो वेलोसिटी ऑफ बॉल ए इज वेरी हायर, थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, इवेंचुअली बॉल ए विल कलाइड विथ बॉल बी, ठीक है। सो बॉल ए अगर बॉल बी के साथ कलाइड करेगा, सो आई कैन कंसिडर दिस सिचुएशन एज बिफोर कलिजन। समझ में? तो कलिजन के पहले दोनों ही अपने अपने रेट में, अपने अपने पेस में चल रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कलिजन क्या होगा, देयर विल बी एन एक्सचेंज ऑफ फोर्सेस, बोल सकता हूं। ड्यूरिंग कलिजन क्या होगा, फोर्सेस एक्सचेंज होंगे। समझ में आ रहा है? So MA and MB after collision will experience two forces. MB will experience action force, what we know as action force, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? So MA and MB, so MB will experience what? MB will experience, that is the mass B, that is the ball B will experience action force. कौन action force दे रहा है? Obviously ball A दे रहा है। So ये सोचो certain amount of speed से travel कर रहा था, so I can say it will now travel with a velocity of, है कि नहीं? या फिर अभी ये ले लिखता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। सो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे F1 फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ बाय द बॉल ए, और एज अ रिजल्ट एक रिएक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन बॉल ए फ्रॉम बॉल बी, सो आई कैन से दिस एज F2। समझ में आया? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बुक में जैसे लिखा है FAB एंड दिस इज FBA। इसका मतलब क्या, FAB इज व्हाट? FAB इज नथिंग बट एक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स फ्रॉम A to B, है कि नहीं? और FBA क्या होगा, रिएक्शन फोर्स फ्रॉम B to A। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। तो इतना जो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा है, दिस इज अ हाँ, सिमिलर sir. काइंड ऑफ सिचुएशन where we have seen that two objects that are moving, when they collide with each other, what happens at the point of collision, both of them experience action reaction force phase, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट पीछे से आके, मतलब सामने से या फिर पीछे से आके कोलाइड करता है, जिसमें स्पीड ज्यादा होता है, तो दैट इम्पर्ट्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट which is moving at a slower speed, ठीक है। सो ड्यू टू दैट द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जल्दी बहुत फास्ट मूव कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट दूसरे वाला ऑब्जेक्ट को अगर धक्का मारे तो क्या होगा, दैट स्मॉलर ऑब्जेक्ट विल मूव विथ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, एंड ड्यू टू दैट, क्योंकि ये जो बड़ा वाला बॉल क्या हुआ, बड़ा वाला बॉल धक्का खाया ना एक चीज के साथ, तो धक्का खाने के बाद क्या करेगा, इट विल गेट ए फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ड्यू टू दैट collision. So these are the two forces FAB
दैट मीन्स द फोर्स कमिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। एंड व्हाट इज एफ बी ए इज इन दैट इज द फोर्स imparted by ball B on ball A, ठीक है। सो ये था हम लोग का फोर्स, समझ में आया। सो दिस इज द फोर्स दैट ऑकर्स। नाउ आफ्टर कलीजन क्या होगा? आफ्टर कलीजन डिपेंड करता है इन दोनों फोर्स के ऊपर, ठीक है। एज वी नो दीज आर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, सो ऑब्वियसली दे विल बी what they will be equal in measure, so I can say, so यहाँ पे मैं बोलता हूँ तुम्हारा आफ्टर कलीजन। आफ्टर कलीजन क्या होगा? सपोज लेट मी दिस डायग्राम। सो यहाँ पे क्या होगा? द फोर्स विथ विच मास ए विल मूव, अभी से मुझे पता है कि वहां से मूव करेगा क्योंकि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स मिल रहा है, एंड mass B will also move, but in what directions? What governs the direction? Now see, since FAB and FBA are action reaction forces, therefore according to third law of motion, so according to third law of motion क्या होगा? So according to third law of motion I can say FAB will be equal to FBA, बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ कि नहीं? बोलो। हाँ। So since their action reaction force हम लोग को पढ़ा है कि वो इक्वल मैग्नीट्यूड सेम होता है, so I can say that magnitude of FAB is equal to magnitude of FBA, so I can write this। अभी आफ्टर कलीजन क्या होगा? आफ्टर कलीजन देखो दोनों के ऊपर अभी दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज दैट आफ्टर कलीजन this object will move with velocity what? It will move with velocity va, ठीक है। अभी बोल सकता हूँ फिर से va कैसे हुआ? एक्चुअली ये va था और आगे वाला था ua था, सॉरी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी में से मूव कर रहा था ना। सो आफ्टर कलीजन व्हाट विल हैपन? बोलो कैसे जुड़ के तो नहीं लगेगा ना, रहेगा ना। सो व्हाट विल हैपन? ma will move with certain velocity, that is va, and this will move with certain velocity vb. We do not know the velocities, but certain velocity से move करेगा। क्यों move करेगा? क्योंकि उन लोगों के ऊपर force apply हुआ है। As we have already learned from the first law of motion that if there is a force, external force acting on a body, if acting on an object, then we can say that the object will move with certain amount of velocity। पढ़ा है ना हम लोगों ने? हाँ। So I can easily say that after collision, since both of them are experiencing forces, external forces which are unbalanced forces, so that is why we can say that क्योंकि ma के ऊपर ही FBA अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर नहीं हो रहा है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? दूसरा अलग अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है FAB। Since these two are different objects, that is why we can say that these are unbalanced forces। समझ में आ रहा है? So we can say FB and FAB are unbalanced forces because they are, although they are equal in magnitude and they are opposite in direction, but what is happening? They are acting on two different bodies. And that is why we can say that. That is why we can say that what? We can say that they will affect two different bodies and they will impart a motion in both of them। समझ में आया?
अगर सोचो ये दोनों एक साथ में होता, if it was a single thing, then we can say that FBA is equal to FAB, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, these are बैलेंस फोर्सेस, है कि नहीं? बट सिंस दिस फोर्सेस, बिकॉज FBA सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं, और FAB सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, सो these are not unbalanced forces, these are not balanced forces, these are unbalanced forces. समझ में आ रहा है? So this is a separate thing and this is a separate thing after collision, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आफ्टर कलिशन के बाद तो बॉल ए पीछे मूव करेगा। अरे पीछे आगे का बात नहीं कर रहा, आई एम सेइंग दैट इट विल मूव विद सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी. मैं एरो को देख के डायरेक्शन जज मत करो, मैं सिर्फ मूवमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। समझ में आ रहा है? मैंने जो एरो इस डायरेक्शन में लिखा था, एक्चुअली इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते, नीचे की तरफ ड्रॉ करते, बट नीचे में मेरा जगह नहीं था इसलिए मैंने उस साइड में ड्रॉ कर दिया. बट एक्चुअली ऐसा होता है, एम ए से होता है ये वाला और यहाँ से होता है ये वाला, ठीक है? सो दिस डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच दे आर मूविंग, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स. एक का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल मास का वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. बट जस्ट अ डायरेक्शन, मतलब एम ए के ऊपर इस तरफ से एक्ट करेगा, फोर्स इस तरफ से एक्ट करेगा, मूवमेंट इस तरफ में नहीं है. जस्ट टू बी क्लियर, मूवमेंट इस तरफ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? जैसे सोचो ये मूव कर रहा था इनिशियली 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, और ये मूव कर रहा था सोचो तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था. आफ्टर कलिजन क्या हुआ, दिस हैज स्टार्टेड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट विद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड, एंड दिस इज मूविंग एट हायर अमाउंट ऑफ स्पीड, दैट इज ऑलमोस्ट 40 मीटर पर सेकंड से धक्का खाने के बाद. समझ में? दिस कैन हैपन. शाश्वती समझ में आ रहा है? हो सकता है कि नहीं, बोलो. हाँ, क्यों? इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज करना या फिर बंद इसको रोकने के लिए बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, ठीक है? सो दैट रिएक्शन फोर्स मे नॉट बी एनफ. ओके, सो दिस इज वन काइंड ऑफ केस. सो डोंट जस्ट द डायरेक्शन जस्ट बाय द लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द एरो. मैं सिर्फ दिखा रहा हूं कि एम ए यूए के साथ मूव कर रहा है, बॉल ए यूए के साथ मतलब यूए स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और बॉल भी यू बी स्पीड के साथ मूव कर रहा है. बट आफ्टर collision what is happening, they are moving with different speeds. समझ में आया? Different may be in the direction, different may be in the magnitude or both. समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर. So ये डायरेक्शन नहीं है, ये मत सोचना कि ये धक्का खाने के बाद सेम डायरेक्शन में ऑलवेज मूव करेगा, नहीं. सो ये हो गया हम लोग का तुम्हारा जो सेटअप है. So this is the first setup, that is before collision. This is the setup that after during collision, and this is the setup after collision. ठीक है? हम लोग जब सम्स करेंगे हम लोग अलग अलग केसेस देखेंगे कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट नहीं होते तब क्या होता. इट माइट हैपन ना कि धक्का खा गया उसके बाद दोनों एक साथ में लगे हुए, अगर ऐसा हुआ तब कैसा हुआ. तो वी विल सी ऑल दोस केसेस, बट कंसिडर दिस फॉर नाउ. MA and MB are two different masses. They are moving with two different velocities, initial velocities. After collision, both of them experience certain amount of force, which are action-reaction forces. Those action-reaction forces act on two different objects, two different bodies. And that is why after collision, mass A, matlab ball A moves with a different velocity, that is VA, and mass B moves with a different velocity, final velocity, that is VB, which are very different from their initial velocity. समझ में आया? हाँ, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो. Suppose I am talking about ball A. Ball A was initially moving with UA speed, and now the ball A is moving with velocity VA. So I can say that that FBA, this force has changed the velocity from UA to VA. है कि नहीं? किया कि नहीं? बोलो. Isn't this the reason that the ball has changed its velocity?
बॉल ए का जो वेलोसिटी चेंज हुआ किसके लिए हुआ, इस फोर्स के लिए हुआ है कि नहीं? हाँ क्योंकि मुझे पता है कि हाँ किसी बॉडी में अगर स्पीड चेंज होगा मतलब उसका मोशन चेंज हो रहा है ना, स्पीड चेंज होना मतलब क्या, मोशन चेंज हो रहा है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन चेंज हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन इज बीइंग introduced inside the body, then we can say that there is some external amount of force which is causing that change in velocity, thereby resulting in an acceleration. ठीक है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, डिसलेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फोर्स उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन समझ में आया। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट आफ्टर collision they will move with different velocities and that is due to this force. ओके, सो ये बात है। अभी हम लोग मोमेंटम अगर कैलकुलेट करेंगे, सो बिफोर collision क्या होगा, so we will study the momentum now. So momentum of ball A and ball B. So momentum of ball A and ball B before collision क्या होगा, बोल सकता है कोई? क्या होगा बोलो? एनीवन? कितना हुआ बोलो हर्षदीप? बॉल ए का एम ए इंटू यू ए। यस, ma into ua, मास into velocity. सिमिलरली बॉल बी का होगा mb into ub। समझ में आया? इजी चीज है ना, मोमेंटम क्या होगा, मास into velocity। तो बिफोर collision इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, एम ए इंटू यू ए होगा बॉल ए का मोमेंटम, क्योंकि वो उस मोमेंटम के साथ वो मूव कर रहा है, एंड द सेम अप्लाइज फॉर बी एज वेल, एम बी एंड इंटू यू बी, दैट विल गिव अस द मोमेंटम ऑफ बॉल बी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड। आफ्टर कलीजन क्या होगा, बोल सकता है कोई? आफ्टर कलीजन क्या होगा? बोलो। Sir, MA into BA. Yes, ma into va, this is small v, okay, and what about the ball b, it will be mb into BB. ab। ओके, क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया कि नहीं, बोलो। हाँ तो अभी ड्यूरिंग कलेक्शन क्या होगा, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो ड्यूरिंग कलेक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग कलीजन तुम्हारा कंबाइन हो जाता है, ठीक है, मतलब देयर इज अ चेंज। सो ड्यूरिंग कलीजन का हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, क्यों नहीं निकाल पाते? ड्यूरिंग कलीजन में क्या होता है, देखो, दिस विल मूव विद अ डिफरेंट वेलोसिटी, वो लोग मूवमेंट में नहीं होता उस पॉइंट में, ड्यूरिंग कलीजन में मूवमेंट नहीं होता उस बॉडी में, ठीक है, because during collision what is happening, two different forces are imparted on two different objects, so although if they are able to move, we have to think about their combination, ठीक है, so I can say they will move with a different velocity, which we can say
into some velocity v, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज मैंने ऐसे ही लिखा है, बट व्हाट इज टू बी कंसिडर्ड इज दैट ये देखो इन दोनों बॉडी में देयर हैज बीन अ चेंज, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ क्या क्या आ गया, नाउ दिस हैज कम फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस हैज कम फ्रॉम दिस टू दिस, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन। क्या हुआ, कोलिजन हुआ था। कोलिजन होने के कारण क्या हुआ, बॉल ए का मोमेंटम एम ए यूए से किसमें आ गया, एम ए वी ए में कन्वर्ट हो गया, और ड्यू टू कोलिजन बॉल बी का मोमेंटम क्या हो गया, एम बी यू बी से लेकर एम बी वी बी तक हो गया, ठीक है। सो दिस टू आर डिफरेंट वैल्यूज, सम वन में बी ग्रेटर देन द अदर, मुझे पता नहीं कौन सा ग्रेटर है, बट इतना पता है कि दोनों अलग है, दे आर नॉट द सेम। एंड what was the cause of this change in momentum? The cause of change in momentum is the force. What kind of force? In case of A, this momentum, so I can directly write for ball A, there is a change in momentum from MAUA to MAVA due to what? Due to the, क्या बोल सकता हूँ, due to the reaction force क्या था रिएक्शन फोर्स, एफ बी ए, बी ए अप्लाई कर रहा था ना। एंड सिमिलरली वी कैन राइट द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग फॉर बॉल बी एज वेल। सो व्हाट वी कैन राइट, we can write for ball B, so we can write for ball B, there is a change in momentum from MB UB to MB GB due to the action force, what, due to the action force FAB। समझ में आया? Are these 2 points clear? बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो। हाँ। सही बात है। सो यहाँ पे तुम एक को एक्शन पकड़ो, दूसरे को रिएक्शन पकड़ो, इट्स योर चॉइस, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो यू कैन कंसिडर एनी वन ऑफ देम एक्शन, द अदर वन बिकम्स द रिएक्शन, ठीक है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट के सेकंड वाला कोई सेकंड वाले के ऊपर फर्स्ट वाला का एक्शन होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? क्योंकि जब कलीजन होता है क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि एक चीज रुका हुआ रहता है और दूसरा चीज ऐसे आके टकरा रहता है, ऐसा नहीं होता है। बोथ ऑफ देम आर मूविंग ना, तो दे माइट collide at any given moment of time if things come into place, ठीक है। अगर उस अलाइनमेंट में मिल जाए तो they can collide, समझ में? So it's a matter of chance, so that is why we can interchangeably use action and reaction terms, समझ में आया? So मैं बोल सकता हूँ कि MA ने MB के ऊपर ड्यूरिंग कोलिजन MA ने MB के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि MB ने भी MA के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। सो यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम एज एक्शन एंड एनी वन ऑफ देम एज रिएक्शन, ओके। सो लेट अस नॉट राइट दिस वन बिकॉज ये करोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, इतना समझना करें। Let us keep it as of now, मतलब ऐसे रख देते हैं, because we are more focused on this and this, okay? So before collision, after collision. So यहाँ पे एक चीज देखो, इसी चीज को हम लोग पढ़ के क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है वो दिखा सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि तुम्हारा जो फोर्स होगा, ठीक है, जो फोर्स होगा
मतलब जो एक्शन फोर्स होगा वो रिएक्शन फोर्स के साथ इक्वल होगा, ठीक है। सो आई कैन से as per the third law of motion, we can say that force imparted by ball A is equal and opposite to the force is equal and opposite to the force imparted on ball B, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ball A by ball B is equal, this is the action force obviously, is equal to the equal and opposite to the force imparted on ball B by ball A, है कि नहीं। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग का यही था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि आप इधर हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखा था ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन वाला डेफिनेशन चाहिए। हाँ, when one object exerts a force on another object, the second object instantly exerts a force back on the first, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स का मैग्नेट और डायरेक्शन से ऑपोजिट था, तो इसका मैंने एक ऑल्टरनेट वर्जन भी लिखाया था, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो बॉल ए जिस फोर्स से बॉल बी के ऊपर मतलब जिस फोर्स से बॉल ए बॉल बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से बॉल बी भी क्या करेगा, बॉल ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट इज वी कैन से एफ, ये क्या था, ए टू बी था ना, सो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी। माइनस क्यों? माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन, नेगेटिव साइन indicates the direction of force, है कि नहीं। समझ में आया? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इतना समझ में आया ये चीज? Did you understand this line? हाँ। Yes, तो sir. एफ ए बी क्या कर रहा था? हम लोगों ने क्या देखा? एफ ए बी वॉज रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पे देखो, एफ ए बी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ बॉल ए फॉर बॉल बी फ्रॉम एम बी टू यू बी, यू बी टू वी बी, ठीक है। यू बी से लेकर वी बी तक लेके आ गया, ये चेंज लाया बॉल बी में। सो आई कैन से दिस इज इक्वल टू एम ए, नॉट एम ए, एम बी हो, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बाई टी बोल सकता हूँ। कैन आई से दैट? This second law of motion, obviously, rate of change of momentum is equal to the force imparted, है कि नहीं? बोल सकते हैं? हाँ। So now coming to this part, यहाँ पे बोलो, माइनस साइन लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या होगा? एफ बी ए, बी से ए की तरफ आ रहा है, एंड व्हाट इज एफ बी ए डूइंग? द फोर्स एफ बी ए इज एक्चुअली कन्वर्टिंग, is able to change the momentum of ball A from MAUA to MAVA, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे I can write as per the second law of motion, I can write
एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। क्यों? ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल है कि नहीं? क्योंकि वी ए क्या था, वी ए फाइनल था और यू ए इनिशियल था, तो ऑब्वियसली वी राइट एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ठीक है, समझ में आया? मतलब ए का इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम माइनस ए का इनिशियल मोमेंटम, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, नेवर इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, बोलो। हाँ। सो नाउ व्हाट इज दिस? हाँ सर। ये टी क्या है? काव्यिक, सॉरी नॉट काव्यिक, नवद्वीप ऋषिकेश, समझ में आया ये चीज? नवद्वीप ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। हाँ सर। So mb vb, that is the final momentum of ball B, and mb ub is the initial momentum of ball B. Similarly, ये फाइनल मोमेंटम है किसका? बॉल ए का, और ये फाइनल मोमेंटम है किसका? और ये इनिशियल मोमेंटम है किसका? इनिशियल मोमेंटम है बॉल ए का है। सो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड बाय टाइम। टाइम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन्वॉल्व है, सो द फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ इक्वल होता है। सो यहाँ पे देखो टाइम क्या है, ये टी का है। व्हाट इज दिस टी? टी इज नथिंग बट द रेट विथ विच यू आर डिफाइनिंग, है कि? सो दिस टाइम इज नथिंग बट द टाइम फॉर विच देयर वाज अ चेंज, तो चेंज होने में कितना टाइम, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जस्ट नोट, just to make you guys clear. Here t is the time taken to change the moment. समझ में आया? मतलब एम यू ए से एम वी ए तक, एम ए वी ए तक लाने में कितना टाइम लगे, वो चेंज होने में कितना टाइम लगे, दैट इज दिस वैल्यू। समझ में? एंड सिमिलरली इन बॉल बी we are considering the same time, because we are considering that same time में बॉल बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। समझ में? देयर वाज अ चेंज इन द वेलोसिटी एंड सिमिलरली देयर वाज अ चेंज इन द मोमेंटम। क्लियर एवरीवन? यस सर। सरस्वती, इज इट क्लियर? यस। सो लेट अस ब्रेक डाउन दिस फॉर्मूला। यहाँ पे देखो टी सेम है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस एज mb vb minus mb ub is equal to minus ma va minus ma ua। ठीक है, तो टी कॉमन है, टी को मैंने कैंसिल कर दिया। नाउ बिट ऑफ एलजेब्रा, यहाँ पे सिर्फ एलजेब्रा यूज करना है, नॉर्मल एलजेब्रिक ऑपरेशंस होगा यहाँ पे। सो कैसे लिखेंगे? ये तो सेम ही रहेगा ये वाला। यहाँ पे क्या होगा? माइनस एम ए वी ए प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम ए यू ए। ठीक है, नाउ वो दोनों में देखो, यू आर सीइंग एन इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज अगर मैं इसको इस साइड में लेके जाता तो इसको इस साइड में लेके जाता तो नाउ यू विल सी समथिंग स्ट्रेंज। सपोज आई ब्रिंग एम ए यू ए इन दिस साइड, ठीक है, जब भी मैं नॉर्मली करता हूँ, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ब्रिंगिंग दिस हियर एंड आई एम ब्रिंगिंग दिस हियर।
समझ में? डायरेक्ट सम साइन चेंज मतलब साइड चेंज कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सेकंड टर्म्स ये फिर फर्स्ट टर्म में मूव करो, सो इफ आई मूव दिस टू दिस हियर, so I can write this will be plus, and यहाँ पे क्या हो जाएगा, I can write m a u a प्लस होगा m b u b, so reversing the sides I can write m a u a plus m b u b is equal to m a v a plus m b v b, ठीक है। तो m a u a कौन सा था, ये वाला था, m b u b क्या था, ये वाला था, ये वाला था, और ये वाला, ये समझ में, अंडरस्टूड। सो ये 4 लाइन से नॉर्मल अलजेब्रा है। सो नाउ टेल मी, ये समझ में है सबको? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये डिराइवेशन है, फॉर्मूला डिराइवेशन है, ठीक है, एग्जाम में देता है, इसलिए बोल रहा हूँ। Try to understand how I draw the diagrams as well as how I write the laws, different laws यूज करके मैं कैसे स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। ये इसमें मैंने सेकेंड लॉ यूज किया, फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इक्वल करने के लिए, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने थर्ड लॉ को यूज किया, ठीक है। सो नाउ यू आर सीइंग समथिंग व्हाट दिस इज नथिंग बट द इनिशियल मोमेंटम है कि नहीं, दिस इज initial momentum of what, ball B. What is this, final momentum of ball A, है कि नहीं, and what is this, final momentum of ball B। समझ में आ रहा है? तो एक साइड में हम लोगों का क्या आ गया, वी गॉट सम ऑफ द मोमेंटम्स, है कि नहीं, और एक साइड में क्या मिला, इनिशियल मोमेंटम्स, और एक साइड में क्या मिला, आरएचएस में क्या मिला, वी हैव गॉट द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम्स ऑफ बोथ द बॉल्स, है कि नहीं, समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। So now I can say, since MA UA plus MB UB is the total momentum of the two balls A and B before the collision, and MA UGA plus MB BB is the total momentum after the collision, so therefore we can say that the total momentum has been conserved. That means the total momentum of the two balls combined remains unchanged or conserved provided no external forces act. इनमें अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन लोग का मोमेंटम जो कोलिजन के पहले था वो सेम रह जाएगा आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। मतलब उन लोग का सम बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, ठीक है। एम ए यू ए कभी भी एम ए वी ए के साथ सेम नहीं होगा, बट एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी सॉरी एम बी यू ए, दैट टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम, ठीक है, दोनों का मिला के वो सेम रह जाएगा आफ्टर द कोलिजन, समझ में? सो दिस इज वी कैन से which implies total momentum of both the balls before collision
is equal to total momentum of both the balls after collision. समझ में आया? हाँ। So यहाँ पे कंडीशन है, this is called the law of conservation of momentum. So स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ लॉ का तो एक स्टेटमेंट होता है ना, एक लॉ का रिटन फॉर्म होता है, तो लॉ को कैसे लिखेंगे? लॉ को लिखने का तरीका है यहाँ पे देखो, हम लोग को बुक में दिया हुआ। सो द सम ऑफ द मोमेंटा, मोमेंटम नहीं बोलते, मोमेंटा बोलते हैं, द सम ऑफ मोमेंटा, इसलिए मैं यहाँ पे सम नहीं लिखा था, इसलिए मैंने टोटल मोमेंटम लिखा था। बट इफ यू आर राइटिंग सम देन यू हैव टू राइट मोमेंटा, ठीक है? मोमेंटम्स मत लिखना कभी भी, समझ में? सिंगुलर इज मोमेंटम एंड प्लूरल इज मोमेंटा, समझ में? सो दिस इज द स्टेटमेंट, द सम of momenta of two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force. So इसी को लिख देते हैं। तो जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक क्या होगा? वी कैन से दैट तब तक तुम्हारा मोमेंटम, तो सम ऑफ मोमेंटम विल बी कंजर्व, टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व। समझ में आया? इज इट क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी बोलो किस किस को समझ में नहीं आया, फिर से समझो। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सर मुझे एक्सटर्नल फोर्स में गया ना? हाँ, वो एक्सटर्नल में जाएगा, इसलिए आइडल कंडीशन में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इतना काम नहीं करता है, टू बी वेरी फ्रैंक। सर मोमेंटम का तो TAM होगा ना? नहीं नहीं नहीं, अरे यार थोड़ी देर पहले तो बोला है। ओ सॉरी, नहीं नहीं, प्लूरल फॉर्म तो मोमेंटम है, सॉरी, प्लूरल फॉर्म मोमेंटम। नहीं नहीं, प्लूरल फॉर्म नहीं, सॉरी देखो, अरे मैं कंफ्यूज हो गया, देखो ठीक ही तो था, ठीक ही लिखा था। हाँ ये है, अभी समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ, रिगार्डिंग शाश्वती योर डाउट, तुम्हारा रियल वर्ल्ड में क्या होता है? देखो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने क्या दिया? वी हैव कंसीडर्ड नो एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट मींस देयर आर नो अनबैलेंस्ड नेट अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो एक्सटर्नल फोर्स जो इनर्शिया में दो हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स को कंसीडर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। समझ में आया? वी कंसीडर देम इनविजिबल और नॉन एग्जिस्टेंट, बट इन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता है, इसलिए टू फाइंड द आइडल सिचुएशन वेयर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्व मोमेंटम कैन बी सीन इज वेरी डिफिकल्ट। तुम देख पाओगे बट नॉट दैट एक्यूरेट। समझ में आया? अच्छा। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम फ्रिक्शन को तो हटा नहीं पाओगे ना, नहीं। फ्रिक्शन को हटा नहीं पाओगे, उसके बाद तुम्हारा you cannot remove gravitation, yes, so there are also other forces like air friction is also there, ठीक है? So you cannot avoid them because they are existent, ठीक है? Their existence is very important,
क्योंकि उन लोग के अलावा हम लोग का लाइफ नहीं चल पाता, तो इसलिए दे आर प्रेजेंट एंड वी हैव टू एक्नॉलेज देम, बट इन सर्टेन सिनेरियोस वी कैन नेग्लेक्ट देम जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस। हम लोग उसको मतलब समझने के लिए उनको अवॉइड करते हैं, बिकॉज देखो जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट आइडियल सिनेरियोस में ये होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ए कलिजन, तो दो आउटर स्पेस में दो तुम्हारा सैटेलाइट क्या करते हैं, दो सैटेलाइट क्या कर रहे हैं तुम्हारा, या फिर दो एस्टेरॉइड्स ऐसा बोल सकते हो, दो एस्टेरॉइड दूर से आके एकदम टकरा जाते हैं, है कि नहीं। सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू सी ए गुड अमाउंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, है कि नहीं, देख पाओगे कि नहीं, बोलो। हाँ हाँ, तो in that kind of scenario you can see, because also we can create that kind of situation in places where there is anti gravity, मतलब जीरो ग्रेविटी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक जगह हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा क्या बोले, वो होता है ना जो साइंटिस्ट लोग एस्ट्रोनॉट लोग को रखने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि जो लोग जब वो लोग बाहर मतलब आउटसाइड मतलब अर्थ के सरफेस में एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाते हैं, तो दे एक्सपीरियंस समथिंग कॉल्ड जीरो ग्रेविटी, है कि नहीं। तो अगर जीरो ग्रेविटी होगा तो जीरो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, तो जीरो ग्रेविटी के कारण their body will be changed, so we can say that such kind of experience can be performed in zero gravity, ठीक है। जीरो ग्रेविटी हो सकता है, उसके बाद जीरो वेट के साथ अगर तुम वैक्यूम लगा दो वहां पे, सो इन दैट काइंड ऑफ प्लेसेस यू विल बी एबल टू टेस्ट दिस लॉ। समझ में आया? हाँ एवरीवन क्लियर? समझ में आया ये चीज? मेरा और एक Yes, sir. क्वेश्चन है। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? राइफल का जो था हाँ वहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो था वो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ वो इक्वल होना चाहिए, हाँ, इक्वली होता है, इक्वली होता है। पर मास तो बुलेट और गन का अलग अलग होता है ना। हाँ, वो इसलिए तो गन इतना मूव नहीं करता है, क्योंकि गन का वेट बहुत ज्यादा होता है। इवन आफ्टर यू होल्ड इट, मतलब गन का तुम लोगों ने पकड़ा नहीं है, मैंने पकड़ा है, तो गन को अगर तुम पकड़ोगे ना, राइफल को अगर पकड़ोगे तो राइफल का वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो दोनों हाथ से पकड़ने के बाद भी तुम्हें लगेगा हाँ बहुत भारी है। सो एज कंपेयर टू दैट द मास ऑफ ए बुलेट इज वेरी नेग्लिजिबल, है कि नहीं। राइफल का वेट ऑलमोस्ट होता है तुम्हारा 4 to 5 किलोज, ठीक है। एज कंपेयर टू दैट द बुलेट वेस इन ग्राम्स। समझ में आ रहा है? हाँ तो पर एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो, बुलेट में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। हाँ इसीलिए मैंने ये चीज लिखा है, गन का एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, इसलिए गन क्या इनिशियली फायरिंग के पहले वो जीरो में था, सो जीरो से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो तुम्हारा 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। बट एज कंपेयर टू दैट सेम फोर्स अगर बुलेट के ऊपर गिरा है तो बुलेट बहुत स्पीड से ट्रेवल करेगा, है कि नहीं, क्योंकि उसका मास छोटा है। समझ में आ रहा है? हाँ अभी कोई डाउट? यही डाउट था कि और कुछ अलग टाइप का डाउट था? नहीं, क्लियर हो गया है। यही था ना, तो ये पढ़ना, हाँ मैंने लिखा दिया है ऑलरेडी ये चीज। क्लियर? यस So this was law of conservation of momentum, that is momentum before collision is equal to momentum after collision. That means दो चीज अगर आपस में टकराते हैं, टकराने के पहले जो उन दोनों बॉडीज के में मोमेंटम था उन लोग को अगर कंबाइन कर देते तो उसका सम का जो वैल्यू होगा आफ्टर कलिजन, जिस स्पीड से जिस मोमेंटम से वो दोनों मूव करेंगे वो सेम रह जाएगा, उनका सम सेम रहेगा। समझ में? तो दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सम ऑफ मोमेंटम्स इज सेम। समझ में आया? हाँ यही है। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir.
ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा दिया है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, क्योंकि इस वाले पार्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, विल डू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर खत्म है, चैप्टर इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर से कुछ सम्स कराऊंगा। आज न्यू कर क्यों नहीं करा रहा हूँ, आई एम गिविंग यू टाइम टू स्टडी। ये चीज पहले देख लो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को एक साथ में पढ़ो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस ऑफ ईच लॉ। समझ में, हर एक लॉ कैसे अलग अलग होता है, एक लॉ और एक लॉ के साथ कैसे अलग है, और एक लॉ और एक लॉ को कैसे प्रूफ करने में हेल्प हो रहा है, एक लॉ को कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो ट्राई करना। ओके, समझ में आया? हाँ। वही है। सो Yes, sir. आज मैं नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी चैप्टर से आई विल डू सम सम्स, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में मैंने शायद कुछ सम्स कराया था क्या? सम्स तो नहीं कराया था शायद, सरस्वती सम्स कराया था? हाँ, सेकेंड लॉ से करवाया था। हाँ, सेकेंड लॉ वाला कराया था, ठीक है। आई विल डू सम एक्स्ट्रा सम्स एज वेल। हाँ, मोमेंटम वाला सम कराया था ऑब्वियसली। सो फर्स्ट लॉ में इतना सम्स नहीं होता है, फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ में बहुत सारा सम्स मिलेगा, बिकॉज देयर फॉर्मूलाज इन देयर। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो सम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो सम्स है, वहाँ पे हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? वी विल ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला दैट विल बी यूजिंग। ओके, MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBUB। सो यहाँ पे बॉल भी ऑलवेज नहीं मिलेगा, वहाँ पे तुम लोग को अलग अलग चीज मिल सकता है। तब वो सोचो, बुलेट ए बुलेट बी हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आके टकरा जाता है, ऐसा हो सकता है। एक ट्रेन हो सकता है, सपोज टू ट्रेन्स हैव कोलाइडेड, हेड ऑन कोलिशन हुआ, ठीक है? हेड ऑन कोलिशन मतलब एक दूसरे के एकदम सामने, इंजन दोनों के टकरा गया, होता है ना, कभी एक्सीडेंट्स होता है। तो उस केस में कैसे होता है, कैसा तुम्हारा मूव होता है, कैसा फोर्स इम्पार्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? सो समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ। ओके, सो हाँ sir. ट्राई टू रीड द हाँ sir. चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग सम्स कराएंगे, देन विल बी एबल टू सी हाउ दिस law of moment change of law of conservation of momentum comes into action. Okay, so thank you, bye bye, good night. Bye, good night. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Sir, हाँ बोलो, अब भी sir, did you receive the fees, sir? हाँ GC हाँ ले दिया मिल देता गया, है? मिल गया। Okay, sir. ठीक है, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Good बाय, night. गुड नाइट।